नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे पास में साथ में है डॉक्टर सिकंदर अडवाणी। चूंकि कोरोना को भुगतते भुगतते हमको 15 महीने हो गए, लेकिन आज तक इस कोरोना को कोई भी समझ नहीं पाया। हर बार कोरोना में कुछ न कुछ नया आ जाता। पिछली बार का कोरोना कह रहे थे कि बुजुर्ग लोगों के लिए, अभी का जो कोरोना है वो मिडिल एज के लिए है, लेकिन इसके बावजूद जो लोगों में दूसरी तकलीफें बहुत ज्यादा देखने में आ रही। क्योंकि 10 दिन में कोरोना से तो हम लोग डॉक्टर लोग ठीक कर देते, लेकिन उसके बाद में जो कई लोगों को प्रॉब्लम हुए, हमने देखा है कि कोरोना से ठीक होकर गए, घर में दूसरे दिन हार्ट अटैक आ गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को म्यूकरमाइसिस हो गया, और भी ऐसी कई बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी शंकाएं हो सकती है। आज हमारे साथ में डॉक्टर सिकंदर अडवाणी है, वो इन सब चीजों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं सिटी न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा और सोजती को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मुझे यहाँ बोलने के लिए निमंत्रण दिया। जी, डॉक्टर साहब, जैसे कोरोना से तो आदमी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कोरोना के बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं जो समझ नहीं पड़ते। उसको लगता है मैं कोरोना से तो ठीक हो गया, दूसरे प्रॉब्लम, किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो गया, किसी को लीवर का हो गया, किसी को हार्ट का हो गया, किसी को ब्रेन का हो गया। ये क्या प्रॉब्लम, और म्यूकरमाइकोसिस तो जैसे अभी चर्चा में है, इसके अलावा कई ऐसी चीजें जो चर्चा में नहीं होंगी, हो आपके पास ऐसी कई चीजें जानकारी में होंगी, तो हमारे दर्शकों के साथ में जो कोरोना के बाद में जो लोगों को प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो बीमारियां हो सकती है, कौन सी हो सकती है? जी, सबसे पहले इसके बारे में समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कोरोना करता क्या है बॉडी में। जी। यानी कोरोना कहाँ पे एक्शन करता है अपनी, यानी एक वायरस है वो, और अपने को पता है कि ये वायरस कहीं ना कहीं जाके चिपकेगा बॉडी में। जी। अब वो कौन से रिसेप्टर्स पे चिपकेगा, उस हिसाब से अपने को बीमारियों का स्वरूप मिलता है। जैसे जी। शुरुआती दौर में जो बुखार मिलता है, फिर खांसी मिलती है, फिर वो निमोनिया हो जाता है, फिर ये सब चीज़ें, क्योंकि वो वहाँ जाके फैल रहा है, वो लंग्स में फैल रहा है। जी। जो कोरोना का बेसिक पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं, जिसको कि वो रिसेप्टर्स पे जाके एक्शन क्या करता है। होता है ये रिसेप्टर और पैथोफिजियोलॉजी, जो आपने शब्द बोले, उससे क्या होता है? आम नागरिक को कैसे मालूम पड़ेगा ये? आम नागरिक की भाषा में अगर बताना चाहूँ तो कोई भी अपना जो ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, लंग्स जी। हो गया, किडनी हो गया, तो हर एक ऑर्गन्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। यानी हर ऑर्गन सेल्स से बना होता है, जी। और हर सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स रहते हैं जो अटैच करते हैं। जी। और कोई भी वायरस जो है एक्शन करेगा तो वो वहाँ पहले चिपकेगा वो रिसेप्टर्स पे, वो अंदर जाएगा वो ऑर्गन के, और फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जी। तो कोरोना में भी वही होता है कि शुरुआत में वो दौर पे वो जाके लंग्स में या फेफड़ों में जाके चिपक जाता है और वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जी। जिस 8-10 दिन 15 दिन में पेशेंट धीरे धीरे आ जाता है बाहर। लेकिन यही कोरोना ब्लड के अंदर कुछ इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिससे अपना ब्लड बहुत ज़्यादा या तो पतला हो जाता है या बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। और इसी चीज़ों की वजह से कोरोना के बाद के जो इफ़ेक्ट्स आते हैं किसी किसी में, जैसे कि हम जो देखते हैं कि ब्रेन का स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हेमीप्रेस, जिसको अपन पैरालिसिस बोलते हैं। जी। जी। पैरालिसिस क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कहीं नस चोकअप हो गई है। तो कोरोना के कारण क्या हो रहा है कि धीरे धीरे अपनी बॉडी में वो खून इतना गाढ़ा कर देता है, और वो गाढ़ा होने के कारण कभी कभी वो पेशेंट को, अगर वो ऑलरेडी उसको पहले से कुछ बीपी शुगर की बीमारी हो या यंग जी। जी। पेशेंट जी। हो, तो वहां जाके नस चोकअप करके पैरालिसिस नस चोकअप कर देता है वो। किसी किसी पेशेंट्स में वो वहां पे ब्रेन हेमरेज करता है, क्योंकि वो खून पतला हो जाता है और वहां पे जी। नस फट जाती है। जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि कोरोना पेशेंट का खून पतला या जाड़ा हो जाता है, ये कोरोना के कारण होता है या कोरोना के दौरान जो इलाज उसका चलता है उसके साइड इफेक्ट से ही है? नहीं नहीं, ये कोरोना के कारण ही होता है। कोरोना के कैसे है कि दो फेजेस रहते हैं। पहले जी। अपने वायरस अंदर जाता है, वो वायरस पहले अटकता है कहीं पे। बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं जो आइसोलेशन में ठीक हो जाते हैं, जिनको कुछ सिम्टम्स ही नहीं रहते, जिसको अपन असिम्टोमेटिक जी। बोलते हैं। जी। 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 असिम्प्टोमेटिक इसलिए रहते हैं क्योंकि वो वायरस वहां जाके वो रिसेप्टर्स पे, यानी अपने नाक के नली के जो अपन रिसेप्टर्स है वहां अटक गया, लेकिन उसने वहां पे अंदर और अंदर घुस नहीं पाया। उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, वो ऊपर ऊपर ही वो रह गया वहां पे। ऊपर ही रह गया, और वो वहां से निकल गया। थोड़े दिनों बाद उसको सर्दी खांसी जुकाम थोड़ा बुखार वगैरह आएगा, लेकिन वो फिर पेशेंट ठीक हो जाएगा। उसको कुछ दवाई नहीं भी लिया उसने, कोई भी कोरोना की दवा नहीं लिया, तो वैसे हजारों पेशेंट्स वैसे ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर जब वायरस अंदर घुस जाता है, जी। जब
के बाद वो सेल्स के अंदर जाता है और वो वायरस वायरेमिया फेज में होता है। वायरेमिया यानी कि 1 से डबल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से जी 16, ऐसा डबल 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 उसे मल्टीप्लाई होता है, तो वो वायरेमिया फेज बोलते हैं उसको। जी उस समय वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वायरस, वो पहले 7 से 8 दिन तक चलता है, और उसके बाद के जो इफेक्ट्स है, यानी जो बॉडी प्रोटेक्शन, यानी कोई भी अपने को बैक्टीरिया गया, वायरस गया अपने अंदर, तो अपनी बॉडी में क्षमता रहती है कि उसको एंटीबॉडी से उसको मारे, जी वो वायरस को अंदर आने ना दे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपने बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के कारण इतना ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा हो जाते हैं कि वो वायरस के साथ साथ अपनी बॉडी को भी हानिकारक पहुंचाते हैं। यानी आपका कहना यह है कि ज्यादा एंटीबॉडी यदि किसी के अंदर है, ज्यादा इम्यूनिटी बड़ी बड़ी, तो भी क्या नुकसानदेह हो सकती है वो? बिल्कुल नुकसानदेह हो जाए। इसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो अपन बोलते हैं, कि जो इम्यून फिनोमिनास होते हैं वायरस के फिनोमिना बाद, वो ये ऑटो एंटीबॉडीज के कारण ही होते हैं। जी इसलिए अपन वो जो स्टेरॉइड यूज होता है कोरोना में, जी वो इसलिए यूज होता है ताकि वो जो इन्फ्लामेशन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी को तकलीफ हो रही है, वो इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए स्टेरॉइड सबसे कामगार सिद्ध हुई है, और उसके बिना पेशेंट्स फिर बाहर आ ही नहीं सकता। यानी स्टेरॉइड जरूरी है। जैसे हमने कई लोगों से बीच में चर्चा की कि स्टेरॉइड के ओवरडोज से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। क्या ओवरडोजेस और नॉर्मल डोजेस, बिलो डोजेस, इसका कोई प्रमाण होता है? एक्चुअली कैसा है कि हर पेशेंट का, जब भी अपन स्टेरॉइड चालू करते हैं, और स्टेरॉइड दुनिया में सबसे कामगार दवा है, वो सभी पैथी, यानी सभी एलोपैथी में ऑलमोस्ट सभी फैकल्टीज में, जैसे न्यूरोलॉजी में, डर्मेटोलॉजी में, लंग्स में, लीवर में, सभी में वो कामगार सिद्ध होता है। उसका काम ये रहता है कि जो अपनी बॉडी की तरफ से बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज पैदा होके जो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, अच्छा जी इन्फ्लामेशन जी है, जी उसको रोकना। अब उसको रोकते रोकते क्या होता है कि कभी कभी इससे शुगर बढ़ जाती है, जी और ये सब चीजें इसलिए अपने को वो मॉनिटर करना पड़ता है। तो किसी किसी पेशेंट को वो अच्छे से टॉलरेट कर देते हैं, और कोई कोई पेशेंट को उसकी वजह से शुगर भी हो सकती है। बहुत लॉन्ग टर्म अपन ने स्टेरॉइड लिया तो अपने को हड्डियों में भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये सब चीजें अपने को समझने में ये है कि कोई भी चीज, जी अपना खाना भी अगर अपन ने ओवरडोज में लिया तो वो भी हानिकारक है। जी तो वैसे ही है कि अगर अपन ने सही मात्रा में सही पीरियड के लिए स्टेरॉइड यूज किया, तो वो ऑलमोस्ट जितनी भी जानें बची है, मैं मानता हूँ कोविड की वजह से, वो स्टेरॉइड की वजह से बची है। जैसे आपने बताया कि खून जाड़ा हो जाना, पतला हो जाना, क्या कोरोना से ठीक होने के बाद में जो पेशेंट रहता है उसको इस चीज का कहीं महसूस होता है कि मेरा खून जाड़ा हो रहा है, पतला होना है, मुझे संपर्क करना चाहिए? उसको कैसे मालूम पड़ेगा? यानी या तो ठीक है, तो डॉक्टर के पास आ जाए यदि कोई तकलीफ नहीं रही, उसको इंटरनल ऐसे प्रॉब्लम, उसको क्या सिम्टम्स आते हैं ऐसे? ऐसे किसी के अंदर ऐसा होना विदाउट सिम्टम्स वो बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हाल ही में एक पेशेंट एक एडमिट था। अभी जी कोविड में क्या होता है कि आइसोलेटेड रहता है पेशेंट्स, यानी जी यूजुअली बाकी के पेशेंट्स में कैसा है कि वहाँ नर्स स्टाफ सब रहते हैं, डॉक्टर्स का आना जाना रहता है, रिलेटिव्स बाजू में रहता है पेशेंट जी के, जी तो जी पीरियड क्या उसको आइसोलेशन में रहना पड़ता है। तो जी एक यंग लड़का 25 साल का, जो रात को अच्छे से 3 बजे तक उसने फ़ोन पे बात की, और 3 बजे वो सोया, तो उसके बाद से उसके रिलेटिव्स ने बोला वो कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, यानी सुबह उठा तो बात ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी ब्रेन की नस चोकअप हो गई लेफ्ट साइड में, जहां से अपन लैंग्वेज एरिया में बोलते हैं, जिसको जी। अपन बोलते हैं। और वो रात को 3 बजे हुआ। तो इस सिम्टम्स को वो सुबह पहचाना, यानी वो 3-4 घंटे जी किसी को पता ही नहीं चला। तो वो डेवलप होके क्या नुकसान पहुंचा सकता है उसको? तो ये पैरालिसिस कॉज कर सकता है। इसमें क्या होता है कि खून जाड़ा होने की वजह से वहाँ पे नस चोकअप हो गई ब्रेन में, जिसकी वजह से उसका बात करना मुश्किल हो गया, और वो बात नहीं कर पाया। उसके साथ ही उसका राइट साइड का पूरा पैरालिसिस हो गया, और उसके बाद में फिर उसका, हमको पैरालिसिस का, बात करने का, उस सब का इलाज फिर हमको करना पड़ता है खून पतला होने की दवाई देने से। तो ये जो पेशेंट आप जो बता रहे हैं, ये कोरोना के बाद का है क्या नॉर्मल पोजीशन में हुआ है ये? बात का, कोरोना को 12 दिन होने के बाद का पेशेंट जी। है। कोरोना के बाद में जब 8 से 10 दिन में आप लोग उसकी यानी छोड़ देते हो, उसको रिकवर हो गया ऐसे बताते हो, उसने क्या क्या टेस्ट करानी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ताकि, और कितने दिन तक रखने चाहिए, ताकि उसको जो पोस्ट कोविड जो बीमारी है वो उससे वो समझ सके और बच सके? क्या ये बीमारी लाइलाज है या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अभी हम कोरोना के काफ़ी सारे, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि इंडिया के डॉक्टर्स को ही है कोरोना को मैनेज करने में। तो जिसके अपन आफ्टर इफेक्ट्स देख रहे हैं, जैसे दवाइयों के,
तो 10 दिन 12 दिन जब भी पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके बावजूद भी लंग्स में जो ये स्पेशली जो सेकेंड स्ट्रेन कोरोना का आया है, जी इसमें देख रहे हैं कि लंग्स में बहुत दिन तक प्रॉब्लम्स होते हैं। पेशेंट जी अच्छा खासा अपने को लगता है कि पेशेंट चल फिर रहा है, लेकिन उसकी सांस फूलने लगती है थोड़ा भी ज़्यादा चलने पे, क्योंकि लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है। जी वो लंग्स पूरी तरह से नहीं खुल पाते उनके, तो वो थोड़ा भी चलेंगे तो उनको दम लगेगा। और ये जो पहले वेव में लंग्स का प्रॉब्लम था और जो दूसरी वेव में लंग्स का प्रॉब्लम है, इसमें सेकेंड वेव में बहुत लंबे समय, ऑलमोस्ट 2-2 ढाई-ढाई महीने लग रहे हैं। उसके लिए हम पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन करवा रहे हैं ताकि लंग्स खुलें उनकी, और जितना जल्दी जितनी लंग्स खुलेगी उनकी, उतना उनको ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होगा और उतना जल्दी वो रिकवर होने की कगार पे आ जाएंगे। लंग्स खोलने के लिए एक्सरसाइज देते हैं या कुछ दवाइयों का ट्रीटमेंट चलता है? और एक बेसिक प्रॉब्लम जैसे आपने बताया कि लंग्स यदि नहीं खुले तो दूसरे प्रॉब्लम भी क्रिएट उसको हो सकते हैं। लंग्स जिसके अच्छे रहे क्या उसको भी दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं? लंग्स जिनके अच्छे रहे उनको भी दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि पैरालिसिस और स्ट्रोक हो सकता है, और ये म्यूकरमाइकोसिस जो अभी चल रहा है, फंगस जी की बीमारी। मैं चाहूँगा कि अभी जब जितने भी पेशेंट्स कोविड से रिकवर हो रहे हैं, जी जिनको अपन ने शुगर, स्पेशली जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, जिन पेशेंट को जिनकी शुगर कोरोना के पीरियड में जब वो भर्ती थे तब वो शुगर ज़्यादा लेवल पे जा रही थी, तो वैसे पेशेंट्स ने अपने पेन को, यानी स्पेशली अगर उनको दर्द होता है या फेशियल पेन, यहाँ दर्द होता है, यहाँ सर पे दर्द होता है, जी यहाँ में दर्द होता है, तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके फर्स्ट स्टेप पे ही हमने स्कैन करके कंफर्म करना चाहिए कि वहाँ पे कोई फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस नहीं है, क्योंकि वो अगर वो तुरंत पहली स्टेज में पकड़ लिया अपन ने, तो जी वो होने के चांसेस 90% से ऊपर हो जाते हैं। जैसे आपने बताया खून जाड़ा होने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का भी हो सकता है, और भी कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ब्लड जाना जाड़ा और पतला होने के कारण? खून जाड़ा होने पे वो कहीं पे भी हो सकता है, जैसे ब्लड, अगर ब्रेन में खून जाड़ा हो गया, नस चोकअप हो गई तो ब्रेन अटैक, स्ट्रोक आएगा। जी वैसे ही अगर हार्ट में हो गया तो अपने को हार्ट अटैक आता है। जी तो फिलहाल हमने हाल ही में 3-4 पेशेंट देखे हैं जिनको हार्ट अटैक आया है कोरोना के 25 दिन बाद। जी तो अभी हमने कल ही एक न्यूज़ चल रही थी जिसमें साइकिलिंग वाला एक बंदा था जिसने कोरोना से वो क्लियर हो गया और 1 महीने बाद साइकिल करते करते सडनली हार्ट अटैक से ही जी एक्सपायर्ड। तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि कोरोना के बाद भी हमें कम से कम 3 से 6 महीने तक बरोबर सावधानी बरतनी है। हमें ये देखते रहना है कि हमारी जो कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी, एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी, वो धीरे धीरे हम बढ़ाएं और उसको प्रॉपरली मैनेज करते रहें। जो 2-3 चीज़ें हैं कि दर्द हुआ तो तुरंत पहचाने, यहाँ किसी को एक साइड में थोड़ी झुंझुनी आ रही है, यहाँ एक साइड में थोड़ा वीकनेस लग रहा है, या फिर अपने को चलते चलते थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो जी ये सब चीज़ें कोरोना के बाद हो रही है, तो तुरंत से तुरंत जांच करवा के कंफर्म करा लें कि एक नस कहीं चोकअप नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कोरोना के बाद हम देखते हैं, सीवीटी जिसको बोलते हैं, वीनस थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस यानी कि वही खून जाड़ा होना, लेकिन ये जैसे अगर आर्टरी में खून जाड़ा होता है तो पैरालिसिस होता है, और जी वैसे नसों में, जिसको वेन्स बोलते हैं, वहाँ पे खून जाड़ा हो गया तो वो पेशेंट का प्रेजेंटेशन हेडेक से होता है। अगर हेडेक हो रहा है पेशेंट को कोरोना के 10-15 दिन के बाद, या जी जी कोरोना के दौरान, तो उन्होंने उसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एक संकेत दे रहा है अपनी बॉडी कि अपने को कुछ तो गलत चालू है अपने ब्रेन में, तो उनको अपने को जल्दी से ठीक करना है। और ये सब बीमारियां अपन ठीक कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज अगर अपने ने जल्दी पिकअप किया तो। दो चीज आपने इसमें महत्वपूर्ण बताई। एक तो एक्सरसाइज, तो हम लोग अक्सर कोरोना से ठीक होने के बाद में कई लोग घूमने निकल जाते हैं, साइकिल से निकल जाते हैं, कुछ लोगों ने जिम भी चालू कर दिया है, कुछ लोग रनिंग भी चालू कर दे। तो आपका कहना है कि कोरोना के बाद में रेस्ट ज्यादा जरूरी है, इन चीजों में रेस्ट भी होना चाहिए कि हम रेगुलर लाइफ में वापस इमीडिएट आ सकते हैं? अपन ने धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को देखना है। हमें शुरुआत में ही, अगर जैसे ही कोरोना से ठीक हुए तो तुरंत जो अपन पहले नॉर्मल कर रहे थे, कि उदाहरण के तौर पे जैसे मुझे जब कोविड हुआ था लास्ट जुलाई में, तो जी पहले, उसके पहले मैं रेगुलरली 5 से 10 किलोमीटर दौड़ पाता था, और जी उसके बाद में फिर कोविड होने के बाद में कम से कम 2 महीना लगे वो स्ट्रेंथ तक पहुंचने के लिए। जी उसके लिए अपने मैं डायरेक्टली कोविड के बाद, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं डायरेक्टली 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, मैं चाहूँगा कि मैं 1 किलोमीटर से चालू करूँ, फिर अपनी कैपेसिटी देखूँ, और फिर धीरे धीरे अपनी वाइटल कैपेसिटी बढ़ाते बढ़ाते फिर आगे बढ़ें। तो यानी कोरोना के बाद में रेस्ट करना बहुत जरूरी है, और कैपेसिटी के हिसाब से धीरे 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 बढ़ाए तो
उसको बेनिफिट होगा। ज्यादा एक्सरसाइज करने से हो सकता है, जैसे आपने बताया कि साइकिलिंग से करते करते स्ट्रोक हो गया और उसको हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसे कई बार लगता है कि मैं नॉर्मल हूं, तो भी जैसे आपने जिसने साइकिल चलाया निश्चित रूप से वो नॉर्मल व्यक्ति होगा, उसको नहीं पता होगा। तो क्या उसके पीछे भी कारण कोरोना के कारण खून जाना जाड़ा हो सकता है, कि और भी कोई रूटीन का भी हो सकता है कि उस टाइम उसको हार्ट अटैक का स्ट्रोक आया हो? जी बिल्कुल, यही कारण हो सकता है क्योंकि कोविड के बाद में ये कॉम्प्लिकेशंस अभी काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को पोस्ट कोविड स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है या हार्ट अटैक आता है, तो वो कोरोना के कारण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर वो पेशेंट को बीपी शुगर है तो डेफिनेटली ये पेशेंट को ऑलरेडी जो रिस्क पे हैं ऐसा होने के लिए, जी। उसमें कोरोना होने का कारण रिस्क ट्रिपल हो जाता है। जैसे डॉक्टर साहब आपने अभी बताया कि कोरोना से एक्सरसाइज तो जैसे कम करनी ही चाहिए, उसके बाद क्या ये कोरोना एक बार हो जाता है तो क्या उसको लाइफ टाइम लंग्स के प्रॉब्लम होते हैं, या लंग्स पहले से के वापस क्लियर हो जाते हैं इसके? ऑलमोस्ट 80 टू 90% मैं बोलूँगा कि जिनको भी कोरोना माइल्ड और मॉडरेट के कैटेगरी में हुआ है, उनकी लंग्स तो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो सकती है। जी। जैसे पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस हैं कुछ जो अपन ने करनी चाहिए, और अगर पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर है तो डेफिनेटली फिजियोथेरेपिस्ट का हेल्प लेना चाहिए हमें कोविड रिहैबिलिटेशन के लिए, जो अपनी हर एक जो हर लंग्स में 3 जैसे लोब्स होते हैं और उनके अंदर और छोटे 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 अल्वियोलाई रहते हैं, तो उनको हमें खोलना पड़ता है। और एक एक अल्वियोलाई के ऊपर वो जो थेरेपिस्ट रहेगा या वो जो अगर डॉक्टर है, तो आपको बता पाएगा कि आपके कौन से जोन में प्रॉब्लम्स है और आपको किस किस वे में वो एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी वो लंग्स खुलें और आपको अच्छे से ऑक्सीजन मिले। जैसे हम जब कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो सीटी स्कैन कराने को, उसमें स्कोर आते हैं, कोई 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 22 का, 24 25 तक ऐसे स्कोर आते हैं। क्या स्कोर के हिसाब से भी उसके आगे की लाइफ डिसाइड की जा सकती है? कि स्कोरिंग एक्चुअली उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी के लिए किया था, और स्कोरिंग यानी उन्होंने 5 जोन में डिवाइड किया था लंग्स को, और हर 5 में 5-5 पॉइंट्स दिए थे डिपेंडिंग कि कौन से एरिया में इन्वॉल्व है। तो ऐसे 25 पॉइंट का स्कोरिंग किया था, ये ऑब्जेक्टिविटी के लिए कि हमें पहले से पता चले कि ये पेशेंट कौन से रिस्क जोन में आ रहा है। जी। तो उसका हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं कि जैसे ही पेशेंट का समझो स्कोर माइल्ड टू मॉडरेट 15 तक स्कोर है तो मॉडरेट कैटेगरी में आता है, 15 से ऊपर 20 के ऊपर स्कोर है तो सीवियर कैटेगरी में आता है। तो हमें पहले से ही वो प्रोग्नोसिस बता सकते हैं पेशेंट के रिलेटिव्स को कि हम क्या क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, और हमें कितने दिन लग सकते हैं इसको ठीक होने को। और ठीक यानी कोरोना का इलाज होने के बाद भी 5-10 दिन का इलाज होने के बाद भी उन्हें कितने दिन तक अपने लंग्स को फिट रखने के लिए कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो ये स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी के लिए है मेनली। यानी ये ट्रीटमेंट के एक लाइन ऑफ एक्शन लेने के लिए आपको स्कोरिंग रहता है। और यानी जैसे मेरा पूछने का था कि जिसको 20 के ऊपर रहा, क्या उसके भी लंग्स पूरी तरह ठीक हो जाते हैं? एक 5 वाला जिसका स्कोर है उसको भी आगे तकलीफ हो सकती है? मेरा पूछने का थोड़ा तात्पर्य इस तरह था कि ताकि जिसको स्कोर के भी आगे के लिए कम से कम वो घबराए नहीं, या उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, जिसका ज्यादा स्कोर हो, जिसका कम स्कोर हो। जैसे मुझे कोरोना हुआ तो मेरा 5 का स्कोर आया, तो मैंने बाकी दवाइयाँ कोई ऐसी ली नहीं है, कोई रेमडेसिविर वगैरह मुझे भी नहीं लिया, और मैं नॉर्मल होम ट्रीटमेंट में ही घर में ठीक हुआ। तो क्या मुझे भी कोई और प्रिकॉशंस अभी लेने पड़ेंगे? जैसे मेरे शरीर के बहुत लोग हैं। तो इसमें ये मैं बोलना चाहूंगा कि हर एक बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है, इम्यूनिटी अलग अलग है हर बॉडी की। तो ऐसे भी पेशेंट्स काफी सारे हमने देखे हैं जो 22 स्कोर है, जी। जिनको म्यूकर हो, लेकिन उनको कभी भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी पोस्ट कोरोना भी, 22 का स्कोर होने के बावजूद भी। और कुछ ऐसे पेशेंट्स भी है जिनका 7 से 8 स्कोर था, लेकिन वो जल्दी से सीरियस हो गए और बाद में 5-6 दिन बाद उनका स्कोर बढ़ते बढ़ते 15-20 तक पहुंच गया। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है अपना, वो कैसे अटैक करता है वायरस को और कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो बोलना बहुत, किस बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी वो ऐसे इंडिविजुअली नहीं बता सकते। लेकिन हमने ये देखा है डेफिनेटली कि ऐसा नहीं है कि 20 के ऊपर स्कोर यानी वो पेशेंट 100% वो लगेगा ही ठीक और हो वो गई। ठीक आएगा। वो डेफिनेटली ठीक हो सकता है अगर वो पेशेंट्स को प्रोमिनेंटली प्रॉपरली वो अगले 2-3 महीने प्रॉपर एक्सरसाइज के जरिए वो करे, तो डेफिनेटली ठीक हो सकता है। तो कोई भी नाउम्मीदी वाली चीज नहीं है इसमें। कोरोना का 5 का स्कोर, 25 का स्कोर और तीसरी चीज बताइए आपने, यदि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो
20 के स्कोर में भी सारी बातें रिकवर कर जाता है। वहीं 5 का स्कोर है, यदि इम्यून सिस्टम कमजोर है तो वो स्कोर डॉक्टर के देखते देखते 20 तक चले जाता है। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या प्री कोरोना, जैसे मुझे कोरोना नहीं हो, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कोई ऐसी मेडिसिन आती है, या ये बाय बर्थ हमारे अंदर क्रिएट होता है, या कोई जीन्स इसके अंदर होते हैं, कोई हेरिडिटी होती है, क्या इसका क्या इम्यून का क्या सिस्टम होता है? इम्यून सिस्टम अपने को बचपन से आते हैं। हर आदमी के अंदर इम्यून सिस्टम रहता है, जिसको अपन इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। वो अपने को बचपन से दी मिली जाती है, माँ बाप के थ्रू हमें मिलती है। और कुछ इम्यून सिस्टम हम जब एक्सपोज होते हैं इन्वायरमेंट में, उसके थ्रू हमें इम्यून सिस्टम मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए सिर्फ 3-4 जो हम रेगुलरली कर ही सकते हैं, जो हमने करना ही चाहिए, वो है कि हेल्दी खाना, एक्सरसाइज रेगुलर करना, अपने हार्ट को, बॉडी को फिट रखना। ऐसा नहीं कि ये सब करेंगे तो आपको होगा ही नहीं, लेकिन चांसेस सीवियरिटी तरफ जाने के कम है। क्योंकि हमने देखा है कि जो एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो अच्छे हेल्दी हैं, जिनको कोई गलत आदतें नहीं है, स्पेशली अल्कोहल या स्मोकिंग की, वो पेशेंट्स का रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, अगर वो यंग है तो, बाकी कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है तो। बजाय उसके कि जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, या अल्कोहल लेते हैं काफ़ी मात्रा में, या फिर स्मोकिंग लेते हैं काफ़ी मात्रा में, तो ऐसे पेशेंट्स में रिकवरी रेट है वो बहुत स्लो है। और काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट को हम गवा भी चुके हैं। तो हमें ये समझना है कि जो हम सभी जगह पढ़ते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो स्कूल लाइफ से सिखाई जाते हैं कि अच्छा, हाँ, खान पान और अच्छी एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखना, उसी से इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग होता रहता है। 2 प्रश्न डॉक्टर साहब आखिर में। एक तो ये कि क्या कोरोना कभी खत्म होगा? और दूसरा प्रश्न, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या सूचना आप देना चाहेंगे, जिससे कोरोना नहीं होगा ये तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हो गया तो वो जल्दी रिकवर हो जाए? पहले तो क्या कोरोना कभी खत्म होगा? कोरोना खत्म होगा अभी तो ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे ही इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होती है, कोई नया वेरिएंट आता है, तो कोरोना को खत्म करने का एक ही है कि सब भारी से भारी मात्रा में वैक्सीनेशन करवा लें। जी। हम वैक्सीनेशन जोरों से शुरू करेंगे। अभी गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है कि जल्दी जल्दी सबको वैक्सीनेशन करवाएं। और अगर वैक्सीनेशन अपना परसेंटेज 60 से 70% के ऊपर चले जाता है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट इम्यूनिटी डेवलप होगी, कि सीवियरिटी ऑफ इलनेस नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा है जिसने भी डबल डोज वैक्सीन लिया और उनको कोविड हुआ, तो उनको बहुत माइल्ड मात्रा में हुआ। बहुत ही रेयर केस है कि जिनको डबल डोज के बावजूद भी उन्होंने जान गंवा दी अपनी। तो एक तो यही है कि कोरोना को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन। और दूसरा, जो कोरोना ने हमको सिखाया है लास्ट के 1.5-2 सालों में, कि हमें हमेशा वो गाइडलाइंस फॉलो करनी है। हमें हमेशा क्राउड के प्लेसेस में कम जाना है, हमेशा अपने को मास्क पहने रहना है। और ये चीज़ें अगर हम अपने रूटीन लाइफ में लेके आएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कोरोना के कारण मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो रूटीन फ्लू होता था, बच्चों को होता था या बाहरों को, जो रूटीन कम्युनिकेबल डिजीज, वो काफ़ी कम हो गई है लास्ट के 1.5 सालों में। वो कम बाहर निकलने की वजह से, यहाँ मास्क पहनने की वजह से, इवन ट्यूबरकुलोसिस कम हो गया। तो एक तो ये जो गाइडलाइंस है अपन ने ये फॉलो करना चाहिए। दूसरा, वैक्सीनेशन के कारण होगा। और कोरोना नहीं हो अपने को, तो उसके लिए जो कोरोना गाइडलाइंस जो हम ऑलमोस्ट हर जगह टीवी पे इस पे सुनते हैं, तो उसी से रहें कि हमेशा अपने आप को सावधानी से रखें। मास्क, अगर क्राउड प्लेसेस में आप जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो बिना मास्क के न जाएं। और जहाँ पे भी क्राउड है, तो इतना हमेशा ध्यान रखें कि थोड़ा सा डिस्टेंसिंग बना के रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।